हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आसी स्टोरी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर। आज की कहानी है विधवा बहू। हेलो हेलो श्यामा, तुम सुन रही हो ना? बहुत बड़ी अनहोनी हो गई है। जितनी जल्दी हो सके यहाँ आ जाओ अपनी माँ के पास। और फोन कट गया। कुछ और कहने सुनने का मौका ही नहीं मिला। उस वक्त मोबाइल और इंटरनेट का जमाना भी नहीं था कि आए हुए नंबर का पता लग सके। जल्दी से दो चार कपड़े बैग में डाले और दोनों बच्चों को वहीं छोड़ अगली गाड़ी से ही श्यामा मायके को रवाना हो गई। मन में अनगिनत सवाल और कुछ अनिष्ट की आशंका ने 6-7 घंटे के सफर को मीलों लंबा कर दिया था। किसी तरह यह रास्ता भी पार हुआ और वह अपने घर के सामने खड़ी थी। सबने उसे गाड़ी में से उतरते देखा, लेकिन किसी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। कुछ पहचाने तो बहुत से अनजाने चेहरे भी दिखाई दिए। इतने शोरगुल में भी एक मनहूस सा सन्नाटा पसरा हुआ था। घर के अंदर से करुण क्रदन और विलाप की आवाजों से तंद्रा भंग हुई तो श्यामा दौड़कर घर के अंदर भागी। कुछ औरतें उसके आगे पीछे थी। दुख की इस घड़ी में हर कोई परिवार और सगे संबंधियों को सहारा दे रहा था। शायद यही फर्क है शहर की आधुनिकता और गांवों की आत्मीयता में। घर के अंदर का दृश्य देख मुंह से एक चीख निकली और वह गस खाकर गिरने ही वाली थी कि आस पड़ोस की स्त्रियों ने उसे संभाल लिया। उसका छोटा भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। भगवान इतना निष्ठुर नहीं हो सकता। वह लगातार बड़बड़ाती जा रही थी। हर कोई उसे सत्तावना देने में लगा हुआ था, पर वह सोच रही थी अभी पिछले महीने ही तो वह इसी आंगन में कितना झूम झूम कर नाची थी। उसके इकलौते भाई की शादी और माँ, उनकी खुशी की तो कोई सीमा ही नहीं थी। दोनों हाथों से पैसे लुटा रही थी कि कहीं कोई कमी ना रह जाए। जिस माँ को उसने कभी सिर पर बिना आंचल के ना देखा, कभी तेज आवाज ना सुनी, वो तब सभी सहेलियों के साथ मंगल गीत और नई दुल्हन के स्वागत की तैयारियों में कमी रहने पर काम करने वालों को डांट रही थी। और आज वही माँ बदहवास थी। विवाह के एक माह बाद ही जवान बेटे की मौत का वज्रपात सीने पर झेल अपनी विधवा हुई बहू का सिर अपनी गोदी में रख मौन पति की आकस्मिक मृत्यु के बाद अपने दोनों बच्चों का जीवन संवारने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और आज फिर नियति ने कैसा क्रूर मजाक किया। निस्तंभ भावहीन बिना कुछ कहे वह उसकी आंखों से निकलते आंसुओं को रोकने का असफल प्रयास कर रही है। इसी तरह रोते बिलखते 3-4 दिन निकल गए। तरह तरह के विधि विधान पूरे किए जा रहे थे। हर तरफ मायूसी और गमगीन चेहरों की भरमार थी। श्यामा भी भरपूर कोशिश कर रही थी अपनी माँ और भाभी प्रीति को संभालने का। वह हर वक्त उन दोनों के आसपास ही रहती। अगली सुबह आंगन में बैठी औरतों का मजमा लगा हुआ था और वह सभी आसपास धीरे धीरे कुछ बातें कर रही थी। उनकी फुसफुसाहट से श्यामा व्याकुल हो रही थी। उसने उनके पास जाकर रिश्ते में दादी लगने वाली पड़ोस की एक महिला से पूछा कि क्या बात है। तब पड़ोस की दादी ने जो बताया उसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने बताया कि आज विधवा हुई स्त्री के सुहाग संबंधित सारी निशानियों को सभी के समक्ष नष्ट किया जाएगा। दो औरतें कमरे में जाकर भाभी को आंगन में ले आई और बाहर आती भाभी एक बेजान सा शरीर प्रतीत हो रही थी। सूजी हुई लाल आंखें हर कहानी बयान कर रही थी और उस पर यह घोर मानसिक पीड़ादायक कर्मकांड। माँ को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि उनका शरीर तो यहाँ है पर मन कहीं और भटक रहा था। रोते रोते अब तो उनके आंसू भी साथ छोड़ चुके थे। समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या ज्यादा कष्टकारी है, ईश्वर का दिया दुख या सामाजिक रीतियां रिवाजों का त्रास। भाभी को आंगन में बैठाया गया और इसके आगे कुछ होता उससे ही पूर्व माँ जोर से चीखी, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आज तन मन से तो यह टूट ही चुकी है, लेकिन अब इसकी आत्मा पर वार नहीं होने दूंगी मैं। छोड़ दो सब उसे। श्यामा, अपनी भाभी को अंदर लेकर जाओ। और श्यामा भाभी को सहारा देती हुई अंदर आ गई। बाहर से जोर जोर से आवाजें आ रही थी। तरह तरह के तर्क वितर्क दिए जा रहे थे, लेकिन माँ अपने निर्णय पर अडिग थी और हाथ जोड़कर दो टूक शब्दों में स्पष्ट करते हुए बोली कि मुझे क्षमा कर दीजिए। माना मैं रीति रिवाज के खिलाफ जा रही हूँ, लेकिन पुत्र की मृत्यु का दुख माँ से अधिक किसे हो सकता है। यह तो जीवन भर का नासूर है जो हर दिन हर पल चुभता रहेगा। उसकी यादों के सहारे हम बाकी बचा जीवन भी किसी तरह
काट ही लेंगे। जीवन भर के विछोह का दुख सहने वाली इस मासूम लड़की का उसमें क्या दोष? अभी तो वह इस परिवार से घुल मिल ही रही थी और उसने इसे अपना परिवार भी बना लिया था। तो क्या अब बेटे के न रहने पर मेरा ये कर्तव्य नहीं कि मैं हर परिस्थिति में उसका साथ दूं और साथ ही कोई भी ऐसा काम ना होने दूं जिससे उसकी पीड़ा और बढ़े। इस घर में वह बहू बनकर आई थी, लेकिन अब श्यामा की तरह वो भी मेरी बेटी बनकर रहेगी। आज से एक माँ की तरह मैं उसकी देखभाल करूंगी, उसे अब कोई कष्ट नहीं होने दूंगी। हर कोई अपलक निस्तंभ सावित्री जी के इस नए रूप को देखकर हैरान था। सब आसपास में खुसुर पुसुर करने लगे, लेकिन माँ के दृढ़ निश्चय को देखकर कोई कुछ नहीं बोला। दो चार औरतें गुस्सा कर वहां से उठकर चली भी गई और बाकी वहीं बैठी रही। शायद शिष्टाचारवश या पारिवारिक संबंधों की खातिर मूक रहकर साथ दे रही थी। जैसे तैसे भारी मन से आगे के क्रियाक्रम पूरे हुए और 13वीं के बाद सब सगे संबंधी अपने घरों को लौट गए। गांव में लोगों की नाराजगी से बचने के लिए सावित्री जी भी श्यामा और प्रीति के साथ शहर वाले अपने मकान में रहने चली आई। शहर में कुछ दिन माँ के साथ रहकर श्यामा भी अपने घर लौट गई और पीछे रह गए दो अधमरे निर्जीव से शरीर, उसकी माँ सावित्री जी और भाभी प्रीति। दोनों ने एक दूसरे का हर कदम पर भरपूर साथ दिया। सावित्री जी के दिल की बीमारी हो या घुटनों का दर्द, प्रीति ने हर वक्त दिल से उनकी सेवा और देखभाल की। सावित्री जी ने भी उसका कदम कदम पर साथ देते हुए पहले छूटी हुई पढ़ाई पूरी करने के लिए प्रेरित किया और फिर इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, कार चलाना, कंप्यूटर का कोर्स, वो हर चीज जो वो अपनी बेटी के लिए सोचती थी करने के लिए उचित मार्गदर्शन किया और उसका आत्मविश्वास बढ़ाकर आत्मनिर्भर बनाया। प्रीति के पिता ने कई बार उससे अपने घर लौट चलने को कहा, पर वह जानती थी मायके में तो माँ और पापा के साथ भाई भाभी और उनके दो छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उनकी तरफ से वह निश्चिंत हो सकती है। पर यहाँ तो उसके सिवा और कोई भी नहीं। अगर वह चली गई तो माँ जी बिल्कुल अकेली हो जाएंगी। नहीं नहीं, मैं इन्हें छोड़कर नहीं जा सकती। इसी उधेड़ बुन में समय बीतता गया। प्रीति अब बैंक में नौकरी करने लगी थी और दिन भर व्यस्त रहती। सावित्री जी भी कोशिश करती कि छोटे मोटे काम उसके आने से पहले कर ले। उन दोनों की दुनिया अब एक थी। अब तो दोनों एक दूसरे के बिना अधूरी थी। दोनों के शाम का पूरा समय दिन भर की बातें करने में निकल जाता। बीच बीच में श्यामा भी कुछ दिनों के लिए बच्चों के साथ आ जाती, तो समय कैसे निकल जाता था पता ही नहीं चलता। इसी तरह दिन बीतते गए। आज जब प्रीति बैंक के लिए निकलने लगी तो सावित्री जी ने कहा, बेटा हो सके तो आज थोड़ा जल्दी आ जाना। जी माँ जी कहकर वह निकल गई और घड़ी में शाम के 5 बजने से पहले ही वह घर की सीढ़ियां चढ़ रही थी। आखिर पहली बार माँ जी ने उससे कुछ कहा था तो उसे तो पूरा करना ही था। प्रीति ने दरवाजे की घंटी पर हाथ रखा। उसके पहले ही सावित्री जी ने एक हल्की मुस्कान के साथ दरवाजा खोल दिया। वह भी हंसते हुए घर के अंदर दाखिल हुई तो देखा सामने सोफे पर उसके अपने मम्मी पापा बैठे हुए थे। उन्हें अचानक आया देख उसे खुशी तो बहुत हुई, पर थोड़ी हैरानी भी हुई, क्योंकि हर बार यहाँ आने से पहले वो बताते जरूर थे। टेबल पर पड़े चाय के खाली कप और नाश्ते की प्लेट बता रही थी कि उन्हें आए काफी देर हो चुकी है। वह भी कपड़े बदल सबके साथ आकर बैठ गई। एक दूसरे का हाल चाल पूछकर इधर उधर की कुछ बातें हुई और फिर कमरे में कुछ देर के लिए एक सन्नाटा सा छा गया। सावित्री जी और मम्मी पापा एक दूसरे से जैसे आंखों में ही कुछ बातें कर रहे हो और वह सवालिया नजरों से उनकी ओर देखे जा रही थी। तब सावित्री जी ने ही बोलना शुरू किया, देखो बेटा, मैंने ही तुम्हारे माता पिता को फोन करके बुलाया है और हमने तुम्हारे लिए एक लड़के को पसंद किया है। तुम एक बार उससे मिल लो और अगर अच्छा लगे तो हम सभी चाहते हैं कि तुम शादी करके अपना घर बसा लो। प्रीति को मानो काटो तो खून नहीं। वह कुछ कहना चाह रही थी, पर शब्द रुधे गले में आकर रुक से गए। बड़ी मुश्किल से वह इतना ही बोल पाई, अपना घर? माँ जी, क्या क्या ये मेरा घर नहीं है? क्या अब मैं आप पर बोझ हो गई हूँ? और वह वही सोफे पर निढाल सी हो सिसक सिसक कर रोने लगी। उसकी ये हालत देखकर सावित्री जी का दिल भर आया। उन्होंने उसे अपनी गोद में भर लिया और बोली, नहीं मेरी बच्ची, ऐसा मत सोचो। तुम तो वो हो जिसने अपने बेटे को खोने के बाद मुझे जीना सिखाया। तुम तो मेरे जीवन का उद्देश्य हो। तुम्हारी खुशी में ही हम सबकी खुशी है। जिंदगी बहुत लंबी है बेटी, अकेले निकालना बहुत कठिन है। मुझे तो तुम्हारा साथ मिल गया, लेकिन तुम्हारा जीवन तो अभी शुरू हुआ है। उसकी माँ ने उसे समझाते हुए कहा, बेटी, हम तुम्हारे माँ बाप हैं
और हमें तुम्हारी बहुत चिंता है। लेकिन सावित्री जी और हम दोनों अब बूढ़े हो चुके हैं, आखिर कब तक तुम्हारे साथ रहेंगे? समाज के डर से जो निर्णय हम तुम्हारे बारे में नहीं कर पा रहे थे, वो तुम्हारी सास सावित्री जी ने करके दिखा दिया। मैंने तुम्हें जन्म जरूर दिया है, लेकिन सावित्री जी ने तुम्हें नया जीवन दिया है। वह सास नहीं, तुम्हारी दूसरी माँ है, ठीक वैसे ही जैसे मुरलीधर की यशोदा माँ। उन्होंने ही हमें इसी शहर में रहने वाली अपनी सहेली और उसके बेटे के बारे में बताया। आज हम दोनों उनसे मिलकर आ रहे हैं। वो बहुत अच्छे और शिक्षित लोग हैं। उन्होंने हमसे कहा कि पहले हम तुमसे बात कर लें और तुम उनसे एक बार मिल लो। तुम्हारी हाँ के बाद ही हम लोग कोई फैसला करेंगे। सावित्री जी प्यार से प्रीति का सिर सहलाते हुए बोली, मेरी बच्ची, तुम मुझसे दूर कहाँ जा रही हो? तुम तो इसी शहर में रहोगी। जब तुम्हारा जी चाहे आ जाना, और मैं भी तुमसे मिलने आती रहूंगी। आखिर श्यामा को भी तो मैंने ऐसे ही विदा किया था एक दिन। प्रीति सावित्री जी के पैरों में गिर पड़ी, पर सावित्री जी ने उसे अपने गले लगाते हुए कहा, बेटियों की जगह दिल में होती है, पैरों में नहीं। सबकी आंखों से आंसू की निर्मल धारा बह रही थी और दिल में एक सुखमय जीवन की आस पल्लवित हो रही थी। दोस्तों, अगर आपको कहानी जरा सी भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़। कहानी एंड तक देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।